This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे थर्ड चैप्टर, उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम जो टॉपिक कर रहे थे बच्चे, वो क्या टॉपिक कर रहे थे, वो हम कर रहे थे कि किस तरह हम ये बता सकते हैं कि जो लाइंस बनेगी वो उनका नेचर क्या होगा, किस तरह की बनेगी। अगर हमें क्या दिया गया है, अगर हमें कोई भी समीकरण दो दिए गए हैं या फिर उसका ग्राफ, ग्राफ ये मेथड क्या होता है, ग्राफ कैसे बनाकर हम बता सकते हैं कि रेखा कैसी होंगी, इस बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो ज्यामिति विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल क्या होता है, इसकी बात कर रहे थे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था बच्चे कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो किस तरह से बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से बनते हैं। जैसे हो सकता है आप दो समीकरण, देखो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, रेखा की युग्म की बात कर रहे हैं। युग्म का मतलब क्या होता है बच्चा, युग्म का मतलब होता है दो। ठीक है, तो जब हम एक ही प्लेन में क्या बनाएंगे, रेखा बनाएंगे, एक ही तल पर दो रेखा बनाएंगे, तो क्या हो सकता है, डिफरेंट तरह से रेखा बन सकते हैं। हो सकता है इस तरह बने कि जो रेखाएं हैं वो क्या करें, हमेशा समांतर, समांतर मतलब समान दूरी पर हो। ठीक है, हो सकता है कि आपकी जो रेखाएं बन रही हैं वो इस तरह से बने कि आपकी दोनों रेखाएं क्या कर रही है, एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है कि जो रेखाएं बन रही हैं वो एक के ऊपर एक बता। अभी बात यह है कि जो जो ग्राफ होते हैं वो बहुत सारी चीजें बताते हैं। क्या बताते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये बताते हैं कि कितने हल होंगे। ठीक है, तो बच्चा जब हम क्या करते हैं, जब हम बात करते हैं कि जो हमारा ग्राफ है, ठीक है, जो हमारा ग्राफ बन रहा है, जो हमारा ग्राफीय विधि है समीकरणों की, वो दो ग्राफ, अगर दो रेखाएं जितने बिंदुओं पर मिलती है, क्या, जितने बिंदुओं पर मिलती है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम हल कहते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, जितनी बिंदुओं पर दो रेखाओं का जो ग्राफ होगा वो मिलेगा, उसको ही हम क्या कहते हैं, उसको ही हम क्या कहेंगे, उतने ही हल होंगे। जैसे मान लो एक ग्राफ एक बिंदु पर मिल रहा हो, इस तरह से अगर ग्राफ रेखाएं हो तो इसके कितने हल होंगे, एक हल होगा। अगर दो ग्राफ रेखाएं कहीं मिले ही ना, ठीक है, कैसी हो, समांतर हो और कहीं मिल ही नहीं रहे हो, तो इनका क्या होगा, जीरो का। जितने बिंदुओं पर मिले, मान लो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा मिली है तो अनेक बिंदुओं पर मिलेंगी, तो इसके हल क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो अगर हल की बात करें बच्चा, तो हल किस पे डिपेंड करता है, हल डिपेंड करता है कि वो कितने बिंदुओं पर मिल रहे हैं। अगर वो एक बिंदु पे मिलेंगे तो एक हल होगा। अगर वो दो बिंदुओं पर मिलेंगे तो दो हल होंगे। बेसिकली या तो एक होगा या जीरो होगा, या फिर हम बात करें तो कितना होएगा, या फिर आपका अनेक हल होते हैं। तीन ही प्रकार के हल माने जाते हैं। जीरो जब समांतर रेखा होती है, एक भी रेखाओं पर नहीं मिलती, एक भी बिंदुओं पर नहीं मिलती, और अगर प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो वो काटती है, एक बिंदु पर मिलती है, और अगर वो एक के ऊपर एक बनी है, संपाती रेखाएं हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, उसके अनेक हल होते हैं। ठीक है, जैसे अब यहां से हमें एक और चीज सीखनी है, क्या कि जब कोई हल नहीं होता, जब रेखा समीकरण का जो युग्म होता है उसका कोई हल नहीं होता, तो हम उसको क्या कहते हैं, असंगत युग्म कहते हैं। असंगत मतलब जो एक दूसरे के संगत में नहीं है, दूर दूर है, आस पास नहीं आ रहे, काट नहीं रहे, मिल नहीं रहे हैं, ये इसका मतलब होता है असंगत युग्म। ठीक है, तो जब आपके समीकरणों के दोनों समीकरण का कोई हल नहीं होगा, मतलब रेखाएं कैसी बनेगी, समांतर मिल बनेगी, कहीं भी नहीं मिल रही होगी। क्या नहीं होगा, कहीं भी नहीं मिल रही होंगी, तो वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी कि समांतर रेखाएं हैं, कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं होता तो उन्हें हम कहते हैं असंगत युग्म। ठीक है, दूसरा हमें क्या करना है बच्चे, देखो या तो हल होगा या नहीं होगा। हल कब होता है, जब वो रेखाएं, दो रेखाएं किसी बिंदु पर मिल रही हो। जैसे अगर एक बिंदु पर मिल रही है या फिर हो सकता है एक के ऊपर एक मिल रही है तो अनेक बिंदुओं पर मिल रही है, तो एक बिंदु पर मिलेगा तो कितना हल होता है, एक हल होता है। अनेक बिंदुओं पर मिलेंगे तो कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो एक हल जब होता है या अनेक हल होते हैं, मीन्स अगर हल होता है तो इसका मतलब होता है वो दोनों युग्म क्या कहलाएंगे, संगत युग्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, संगत युग्म कहलाएंगे।
ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, हल नहीं है मीन समांतर रेखाएं हैं, तो क्या होगा, तो वो असंगत युग्म कहलाएगा। असंगत का मतलब पास पास नहीं आ रहे, मिल नहीं रहे, ठीक है। लेकिन अगर हमारी रेखाएं एक दूसरे को काट रही है या एक के ऊपर एक बनी हुई है, तो हमारा क्या होता है, तो हम उनको कहते हैं कि वो संगत होगा। ठीक है, संगत मतलब उनका कोई ना कोई हल होगा। चलो इसी को हम रिपीट करा देते हैं। देखो यहाँ पर 3 ग्राफ बने हैं, कौन कौन से रेखा के टाइप है, यहाँ पर देख पा रहे हो आप, ये दोनों कितने बिंदुओं पर मिल रही है, एक बिंदुओं पर मिल रही है। एक बिंदु पर मिलने का मतलब क्या बचा, एक हल होगा। ठीक, यहाँ पर आप कह सकते हो ये दोनों समांतर रेखा है ना, देखो यहाँ भी इतनी दूरी है, यहाँ भी इतनी दूरी है, मतलब ये अगर अनंत काल तक बढ़ती जाएंगी आगे आगे आगे, तब भी इनके वही समान समान दूरी रहती है, जैसे रेल की पटरी की। रेल की पटरी में भी यही होता है ना, बराबर बराबर की दूरी रहती है, कभी नहीं मिलते। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि एक ऐसी रेखाएं हैं समांतर है, किसी भी बिंदु पर नहीं मिल रही है। ठीक है, किसी भी बिंदु पर नहीं मिलेंगी। ठीक है, और जब किसी भी बिंदु पर नहीं मिलेंगी का मतलब क्या होगा, कि जीरो हल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो क्या होगा, एक के ऊपर एक रेखा है, मीन संपाती रेखा, मतलब ये क्या कर रही है, एक के ऊपर एक है, तो कितने बिंदुओं पर मिल रही है, अनेक बिंदुओं पर मिल रही है। ठीक है, किस पे मिल रही है, अनेक बिंदुओं पर मिल रही है, मीन्स इसके कितने हल होंगे, अनेक। जितने बिंदुओं पर मिल रही है उतने ही हल होते हैं। ओके, तो चलो अभी हम इसको और डिटेल में बताते हैं। तो जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तो क्या होता है, एक हल होता है, क्योंकि एक बिंदु पर मिलती है। ओके, और और कैसा कहलाता है, संगत युग्म कहलाता है, क्योंकि जब हल होगा तो संगत कहलाएगा। सेम इन इन रेखाओं को क्या कहते हैं, संपाती रेखा, क्योंकि ये अनेक बिंदुओं पर मिलती है, इसलिए इसके अनेक हल होते हैं। और इनको भी हम क्या कहते हैं, संगत युग्म ये कहते हैं। अगर हल है तो संगत, अगर हल नहीं है तो असंगत। जैसे कि किस रेखाओं में होते हैं, समांतर रेखाओं में होते हैं, कि समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती, इसलिए इनका कोई हल नहीं होता, और ये आपका क्या कहलाती है, असंगत युग्म कहलाते हैं। ओके, चलो अभी मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग आंसर करोगे उस क्वेश्चन का, फुल में, जस्ट 1 सेकेंड। दिए गए ग्राफ, 1 सेकेंड, 3x+4x इज इक्वल टू 12 और 4x+3y इज इक्वल टू 12 का ग्राफ युग दिया गया है, तो बताइए इसके कितने हल होंगे। ठीक है, एक, जीरो, अनेक, इनमें से कोई नहीं। चलो इसका आंसर करना है फुल। ध्यान से आंसर करेंगे बच्चे। बच्चा ध्यान से करो।
4 बच्चों का सही है, 3 बच्चों का गलत है। बाकी बच्चे जल्दी से कर देंगे। 5 बच्चों का सही है। बच्चा गलत कर रहे हो आप। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर दो। तेरह बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं। ओके, ठीक है। मैम कितने दिनों का सही है? 6 बच्चों का सही है बच्चा। कितने बच्चों का? 6 बच्चों का बच्चा। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चे देखो, यहाँ पर सीधा सीधा जो क्वेश्चन था, कितने, अच्छा तुम लोग खुद मैसेज करके बताओ, कितने जगह पर ये मिल रहा है, कितने बिंदुओं पर ये दोनों ग्राफ रेखाएं मिल रही हैं? हाँ, जल्दी से आंसर करो। कितने बिंदुओं पर मिल रही हैं सारे बच्चे? एक बिंदु पे ना बच्चा, कहाँ मिल रही है? यहाँ पर, ये वाला बिंदु है। और कौन सी बिंदु पर मिल रहे हैं? किसी भी बिंदु पर नहीं ना बच्चे। जब भी इस तरह का ग्राफ होता है, प्रतिच्छेदी ग्राफ होता है, इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि यहाँ पर जो रेखाएं बन रही है वो प्रतिच्छेद कर रही है, मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर मिल रही है। ठीक है। और जब प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु पर काट रही है, एक बिंदु पर मिल रही है, तो कितने कितने हल होंगे उसके? सिर्फ एक हल होगा। ठीक है, और तो कोई हल होगा नहीं ना बच्चा। कितने हल होंगे इसके? एक हल होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक हो जाएगा। जीरो क्यों आएगा? अगर ये इस तरह से रेखा होती कि कहीं नहीं मिलती, पैरेलल होती, तो जीरो आंसर होता। अनेक क्यों होता है? जब एक ही रेखा पर दूसरी रेखा बनी होती तो अनेक होता। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आंसर होगा? सिर्फ और सिर्फ एक होगा, क्योंकि वो एक ही बिंदु पर मिल रहा है। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ऐसा सही ध्यान रखना, जितने बिंदुओं पर मिलता है उतने ही हल होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे बच्चे? इसका भी आंसर पोल में ही करना बच्चा, पर ध्यान से करना है, जल्दी में गलत नहीं करना। मैम, मैम जहाँ पर बिंदु बिंदु को वहां उनको गिनना है क्या वैसे? नहीं, हमको सिर्फ वो बिंदु गिनने हैं जो दोनों रेखाओं पर कॉमन हो। जितनी एक दूसरे को काट रहे हैं उतने बिंदु गिनने हैं आपको। ठीक है, उसी के हिसाब से हल बताना होता है।
ओके बच्चा ध्यान से करो, अभी आप लोग गलत कर रहे हो, अभी कराया हमने आपको सेम सा क्वेश्चन, फिर भी आप लोग गलत कर रहे हो। दस बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। बारह बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं, आंसर कर दो जल्दी से। ओके चलो, मैं लास्ट 10 सेकेंड दे रही हूँ बच्चे, 14 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके चलिए, 5 4 3 2 और 1। 15 बच्चों ने आंसर दिया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों का गलत है। देखते हैं कि आंसर क्या होगा बच्चा। देखो अभी क्या कहा हमने कि जितने बिंदुओं पर दो रेखाएं मिल रही हैं उतने ही हल होते हैं। तो कितने बिंदुओं पर मिल रही है यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पे। देखो ये वाली पहली वाली लाइन है, ये दूसरी वाली ग्राफ है, दोनों सिर्फ एक बिंदु पे मिल रही है और कहीं भी नहीं मिल रहे। तो कितने हल होंगे इसके? सिर्फ एक हल होगा, अनेक हल क्यों होंगे, या कोई हल क्यों नहीं होगा? ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये देखना होता है कितने बिंदुओं पर मिल रहा है उतना ही हल होता है। अभी इसमें दूसरा क्वेश्चन जो बनता है बच्चे वो किस तरह से बनता है, जैसे मैंने आपको बताया था संगत और असंगत वाला। तो बच्चे दो तरह आप दिखा सकते हो कि जो आपके रेखा का युग्म होता है या तो वो संगत होगा या असंगत होगा। जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था बच्चे, असंगत का क्या मतलब होगा? असंगत का मतलब होता है कि आपका कोई भी हल नहीं है। और हल कब नहीं होता? जब रेखाएं कैसी होती है? समांतर। कैसी रेखा होती है? समांतर होती है। जब कोई भी हल नहीं होता है, नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि असंगत है। अभी अगर हमारी जो ग्राफ रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी, इस तरह से होगा, या फिर एक के ऊपर एक बनी होगी, संपाती। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? हल होता है, और चाहे एक हो, इसमें एक हल होता है, इसमें अनेक होता है। लेकिन अगर हमारा हल होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? असंगत कहते हैं। ओके, सॉरी, संगत कहते हैं। हल होता है तो संगत कहते हैं, और नहीं होता है तो असंगत कहते हैं। चलिए अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, जल्दी से ट्राई करेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है 4x प्लस 1 सेकेंड, 4x प्लस यहाँ पर 2 कर लो, यहाँ पे कर लो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, का ग्राफ युग्म किस प्रकार का होगा? ग्राफ में बना देती हूँ, आपको बनाने की जरूरत नहीं है।
ए संगत, बी असंगत। चलो इसका भी आंसर पोल बता देंगे। बच्चा ध्यान से करो, जल्दी में गलत नहीं करना। छह बच्चों ने आंसर किया, 3 का सही 3 का गलत। मैम अब कितने जनों का सही है? बच्चा 5 बच्चों का सही है, 5 बच्चों का गलत है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। ओके, अभी 6 बच्चों का गलत है। बच्चा आप भूल गए हो क्या? बेसिकली हमें क्या देखना है कि इनका हल होगा या नहीं होगा। हल होगा तो संगत होंगे, हल नहीं होगा तो असंगत होंगे। और कब हल नहीं होता? जब पैरेलल लाइन होती है, समांतर रेखा होती है, किसी बिंदु पर नहीं मिल रही होती है, तब हल नहीं होता ना। तभी आप यहाँ पर देख के बता सकते हो ना कि हल होगा या नहीं होएगा, मिलेगा या नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ये दोनों रेखाएं कहीं मिल रही है क्या? ओके चलो, लास्ट 10 सेकेंड दे रही हूँ मैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करूंगी। 5, 4, 3, 2 और 1। सॉरी, 12 बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चों का सही है, 6 बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। बच्चा अभी तुम लोग खुद बताओ, कितने बिंदुओं पर मिल रही है ये जो दो ग्राफ रेखाएं हैं, वो कितने बिंदुओं पर मिल रही है? जल्दी से आंसर करो। बताओ बच्चा, यहाँ पर जो ये दोनों रेखाएं हैं वो कितने बिंदुओं पर मिल रही है? 1, 0, 5, अनेक, मतलब कितने बिंदुओं पर मिल रही है? 0। बताओ यहाँ पर क्या ये दोनों कहीं मिल रही हैं? नहीं मिल रही है ना बच्चा। और अगर नहीं मिल रही है तो क्या कितने हल होंगे इसके? 0 हल होंगे, मतलब कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होता है तो वो असंगत होता है। संगत क्यों आंसर कर रहे हो बच्चा? संगत कब होता है? संगत होता है जब कुछ ना कुछ हल हो, मीन्स किसी ना किसी बिंदु पर मिले, चाहे एक पे मिले चाहे एक से ज्यादा पे मिले, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि हमारा मिल रहा है तो वो संगत होगा, अगर नहीं मिल रहा है तो वो क्या होगा? असंगत होगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर वो मिल रहा है तो वो क्या होगा? संगत होगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो असंगत होगा। तो जैसे कि आप कह रहे हो कि कितने पे मिल रहे हैं? 0 पे मिल रही है, मीन्स मिल ही नहीं रही है, और जब मिल ही नहीं रही है तो क्यों ही संगत होगा बच्चा? आंसर इसका क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। अभी ध्यान रखेंगे तो, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करें। मैम कौन कौन सा सही था?
बी था बच्चा उसका, असंगत था उसका आंसर। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम अब कितने जनों का सही है? 9 बच्चों का बच्चे, कितने कितने मैम? 10 बच्चों ने आंसर दिया है, 9 बच्चों का ठीक है बच्चा। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। ओके, लास्ट 20 सेकेंड और दे रहे हैं बच्चे। 4 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम रहते कितने बच्चे हैं? बचा 13 बच्चों ने आंसर दिया, 12 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चे बचे हुए हैं। लास्ट 10 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, 5 4 3 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 12 बच्चों का करेक्ट आंसर है। तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे होगे बच्चे कि हमारी जो रेखाएं वो कैसी रेखाएं, समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाएं तो कभी मिलती ही नहीं है ना बच्चे। समांतर का क्या मतलब है? समान अंतर पर। अगर दो लोग बराबर बराबर की दूरी पर चल रहे हैं तो वो आपस में थोड़ी ना टकराएंगे, मतलब वो आपस में नहीं मिलेंगे ना। तो ऐसे ही समांतर रेखाएं होती हैं कि वो नहीं मिलती, और जब नहीं मिलेंगी तो आपका क्या होगा, कितने कितने हल होंगे? एक भी हल नहीं होगा, क्योंकि जितने बिंदुओं पर मिलेगा उतना ही तो हल होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होएगा वो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, नो सोल्यूशन। और जब कोई हल नहीं होता तो क्या होता है? असंगत रेखाएं होती है। ठीक है, या फिर आपका जो युग्म होगा वो कैसा होगा? असंगत होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चे? ओके, चल फिर हम चलते हैं, नया टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपका क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण का योग। ठीक है, तो अभी सबसे पहले दो चर वाला रैखिक समीकरण का क्या मतलब है कि हमारे कितना आना चाहिए? युग्म का तो हमें मतलब पता होता है कि दो समीकरण होंगे। ठीक है, दो चर का क्या मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ दो ही चर आना चाहिए। जैसे एक्स वाई आ रहा है, एक्स जेड आ रहा है। अगर एक्स वाई जेड कुछ आ रहा है या फिर ए बी सी तीन चर आ रहे हैं तो वो नहीं होगा। या एक ही अकेला चर आ रहा है, मतलब वाई अकेला आ रहा है, एक्स अकेला आ रहा है, तो भी वो दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। हमको क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ दो चर होने चाहिए, जैसे ए बी या फिर एक्स वाई, या इस तरह से कोई भी दो चर हो और उसकी पावर क्या हो? एक और एक हो, और दो दिए गए होंगे तो वो क्या कहलाएगा? दो
चर वाला रैखिक समीकरण। अब बच्चे जब हमने देखा कि अगर हम एक समीकरण की बात करें, एक दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करें, तो उसका जो रूप होता है वो किस तरह से होता है, उसका रूप होता है ax, क्योंकि ये पहला चर है, a यहाँ पर हम संख्या ले रहे हैं, और by जो कि हम दूसरी संख्या ले रहे हैं, साथ में कोई अचर पद। तो इस तरह से आपका कोई भी समीकरण होगा, क्या होगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, किसी एक अगर समीकरण दिया गया होगा तो वो किस तरह से होगा, ax प्लस by प्लस c, मीन्स x का पद, y का पद और चर पद। चर पद में कोई अचर नहीं आएगा बच्चा, कोई भी सॉरी जो आपका अचर पद c जो है वो संख्या है actually, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, 3x प्लस 4y प्लस 11 बराबर 0। मीन्स यहाँ पर संख्या x मतलब संख्या y, ये किस क्या है, ये गुणांक है, और ये आपका क्या होता है, अचर पद होता है। इस रूप में आपको क्या दिया जाता है, समीकरण का व्यापक रूप दिया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर दो समीकरण हो, क्योंकि युग्म की बात कर रहे हैं ना बच्चा, तो हमारा क्या होता है, x और y तो सेम रहते हैं, चर तो सेम रहेंगे, लेकिन अचर अगर है तो अचर के लिए क्या होता है बच्चा, अचर के लिए आप a1 a2 यूज कर सकते हो, क्योंकि दो अलग अलग समीकरण है, अलग अलग संख्या होंगी। अगर हम a यूज करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि पहले समीकरण का दिया गया है या दूसरे का। तो पहले समीकरण के लिए हमारी जो संख्या होती है, जो गुणांक होते हैं, उनको हम क्या यूज करते हैं, a1x b1 by c1, ठीक है, c मतलब अचर पद, ओके। यहाँ पर a2x b2y और c2, ठीक। इस तरह से आपके क्या होते हैं, ये आपके व्यापक रूप होते हैं किसके, रैखिक समीकरण के, ठीक। अब जैसे अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे बच्चा, जब हमने व्यापक रूप देखा तो हमने एक और चीज नोटिस करी कि जो भी पद होते हैं वो बराबर के एक ही तरफ होते हैं, और जो आपका जीरो रहता है वो बराबर की दूसरी तरफ रहता है। तो हम ये तो कंटिन्यू करके चलेंगे कि हमें क्या करना है, सारे पद एक तरफ करते हैं और फिर जीरो रहेगा वो दूसरी तरफ रहेगा, ये आपके व्यापक रूप में होता है। और हमें ये भी पता है कि जब हम पद को पक्षांतरण करते हैं, बराबर के एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाते हैं, तो वो प्लस का होता है, तो वो किसका हो जाता है, माइनस का, माइनस का होता है तो वो किसका हो जाता है, प्लस का, ठीक है। तो अगर इस तरह से लिखा होता कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, तो ये तो नहीं था ना बच्चा, ये व्यापक रूप में नहीं था, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है कि सारे के सारे एक पद में एक तरफ हो, और हमारे दूसरे जो बराबर के दूसरे साइड है वो उस तरफ क्या हो, जीरो, ठीक है, यही चाहिए ना हमें। तो हम क्या करते हैं, हम इसको भी इस तरफ ले जाते हैं, क्योंकि ये प्लस में है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, इस तरह से होगा, ठीक है। ये हमको याद करना। ओके, मैं रिपीट करती हूँ कि जब हमें कोई समीकरण दिया जाता है तो हमें उसको अगर व्यापक रूप में लिखना है तो हमें कैसे लिखना होता है कि सारे के सारे पक्ष एक तरफ चले जाए, सारे के सारे पद एक तरफ चले जाए, दूसरे साइड सिर्फ जीरो बचे। और जब हम पक्षांतरण करते हैं बच्चे, तो क्या होता है, प्लस वाले पद को दूसरे साइड जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला दूसरे साइड जाएगा तो वो किसका हो जाता है, प्लस का हो जाता है। तो यहाँ 5 देखो कहाँ था, दूसरे साइड था ना, हमें तो सब एक साइड ले जाना है, तो हम उस साइड ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ओके, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले आप मुझे बताओ, क्या ये सही तरीके से दे रखे हैं, क्या ये व्यापक रूप में दे रखे हैं दोनों समीकरण, यस और नो। कोई बोलेगा नहीं, सारे बच्चे मैसेज में आंसर करेंगे। क्या ये आपके व्यापक रूप में दे रखे हैं, बच्चा जल्दी आंसर करो। ओके, नहीं दे रखे, ठीक है। अभी बताओ, अगर व्यापक रूप में नहीं दे रखे तो इनका व्यापक रूप क्या आएगा,
कौन सा वाला नहीं दे रखा व्यापक रूप में बच्चा, पहला या दूसरा? और जो नहीं दे रखा उसको व्यापक रूप में निकाल के बताओ। ओके बच्चा, व्यापक रूप में बताना है आपको। ओके सेकंड नहीं दे रखा ना, उसको चेंज करके बताओ क्या आएगा उसका व्यापक रूप। पहला वाला तो ठीक ही है, पहला वाला तो व्यापक रूप में दे रखा। कैसे देखना होता है कि बराबर के दूसरे साइड क्या है, जीरो है। तो पहले वाले में तो आ रहा है ना बच्चा, अभी दूसरे वाले में नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है, पक्षांतरण करके दूसरे साइड जीरो बनाना है। ओके बाकी बच्चे, ओके 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 चलो, इसमें तो हमें कुछ नहीं करना, ये तो आपका सीधा जीरो में दे रखा। इसमें हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, 3x तो है ही अपने जगह, 4y भी अपने जगह है, इस साइड इसको ले जाएंगे। तो जब पक्षांतरण होता है तो वो प्लस का है, दूसरे साइड जाएगा किसका आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, व्यापक रूप आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना होता है, इस तरह से हमको आंसर करना होता है। अभी चलो, इसमें आपको क्या करना है, मैं हिंट दे रही हूँ, ट्राई तुम लोग करोगे कि इसको हम इस रूप में बनाएंगे। किस रूप में, कि हमको सब एक तरफ ले जाना है, दूसरा जीरो के बराबर। फिर आप इससे कंपेयर करो इसको कि ए की जगह पर क्या आ रहा है, बी की जगह पर क्या आ रहा है, सी की जगह पर क्या आ रहा है। ट्राई करो, फिर मैं आपको बताती हूँ। मैं 2 मिनट का टाइम देती हूँ, फिर हम आपको बताते हैं। बचा, ये नहीं बताना है आपको, आपको बताना है कि आपका सी क्या आएगा, ए बी सी क्या आएगा। और आपने एक का चिन्ह तो बदला ही नहीं। बचा, लिख नहीं रहा है, आप बता दीजिए क्या लिखा है आपने। ओके ओके ठीक है बचा, लेकिन देखो, अगर हमारा 5x प्लस का है तो फिर दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का नहीं होएगा क्या? आप लोगों ने माइनस नहीं करा, मतलब बाई वाला आपने कर रखा है माइनस, ठीक है, लेकिन आपने वो नहीं करा। ओके, पर बचा में सी की वैल्यू बताना है। सी का क्या आएगा, सी की 2 वैल्यू आ सकती है, हम आपको दोनों ही बताएंगे, कैसे आ सकती है वो भी बताएंगे। ठीक है, चल कोई नहीं, चल कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग नहीं कर पा रहे हो, देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 तरीके हैं। क्या क्या तरीका है बच्चा? पहला तरीका है, हमें करना क्या होता है, व्यापक रूप का सिर्फ ये मतलब है कि एक तरफ जीरो होना चाहिए। किस तरफ जीरो हो, इस तरफ जीरो, इस तरफ जीरो, उससे हमें मतलब नहीं है।
तो हम क्या कर सकते हैं, हम दो काम कर सकते हैं। पहला हम क्या कर सकते हैं, 4 को इस तरह भेज दो। तो 4 को अगर इस तरह भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बचा, 0। और यहाँ पर ये 4 किसका है, प्लस का। किसका है बच्चे, प्लस का। तो इस साइड जाएगा किसका हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5x माइनस 3y माइनस 4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चे, कि अगर हम यहाँ रखेंगे 4 को, हमें क्या चाहिए, एक तरफ सारे पद रहे, दूसरी तरफ 0 रहे, तो ठीक है ना, ये भी तो सही ही है, इसमें क्या बुराई है। तो ये कितना हो जाएगा, 5x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0। अब इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो a की जगह पर क्या लिखा हुआ है, a की जगह पर तो 5 लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। b की जगह पर क्या लिखा हुआ है, -3, तो -3 आ जाएगी। c की जगह पर क्या लिखा हुआ है, -4, तो -4 आ जाएगी। इस तरह हमें करना होता है। ओके, चलो अभी इसका दूसरा तरीका और भी है कि हम क्या कर सकते थे, कि हम इनको ले जाए। क्या है ये, 4 बराबर 5x माइनस 3y। अभी हम क्या कर रहे हैं, इनको इस तरफ ले जाए। तो ये किसका है, प्लस का, मतलब ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये किसका है, माइनस का, तो दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अब ये तो प्लस में है तो ये तो दूसरे साइड गया नहीं, तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, ax प्लस by प्लस c से। तो कितना हो जाएगा बच्चा, a की जगह पर हो जाएगा -5, b की जगह पर क्या हो जाएगा 3, और सी की जगह पर क्या हो जाएगा 4। दोनों आंसर सही है, दोनों में से कोई गलत नहीं है, क्योंकि हमारे देखो व्यापक रूप में हमें क्या करना होता है, एक साइड ही तो 0 करना होता है। अभी ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि किस साइड 0 करना, तो हम इस साइड भी कर सकते हैं, इस साइड भी कर सकते हैं। तो 4 भी का आंसर हो सकता है और -4 भी। ठीक है, आपका इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, आपके जो भी ऑप्शन होंगे उसमें एक ही होगा, या 4 या -4, दोनों ही आंसर करेक्ट हो सकते हैं। समझ आया बच्चा, हाँ या ना बच्चे, जल्दी से बता दो, समझ आया। ओके, समझ आ गया, तो हम एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, वो ट्राई करो। चलो, यहाँ पर आपको कंपेयर करना है, और क्योंकि दो समीकरण है तो आपको A1 A2 सॉरी A1 B1 C1 और A2 B2 C2 सब बताना है। ठीक है, मैम ये वाले दोनों एक में करने हैं क्या, मतलब हाँ बच्चा एक ही है ना, तो अभी युग्म मिल रहा है ना। तो युग्म में क्या होता है कि हम दो समीकरण दिए रहते हैं, दोनों में A1 B1 C1 हम पता करते हैं। ठीक? पहले वाले समीकरण के जो ABC होते हैं उनको A1 B1 C1 मानते हैं, और जो दूसरे वाले समीकरण के होते हैं उनको A2 B2 C मानते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चा, मैं समझा। अच्छा एक काम करते हैं, मैं पहले वाला समझा देती हूँ, फिर दूसरा वाला तुम लोग मुझे बता देना। क्या लिखा है, 5x माइनस 4y प्लस r। इसको क्योंकि दो समीकरण है, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1। ठीक है, तो एक ही जगह पर कौन सी संख्या आ रही है, 5 आ रहा है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। B1 की जगह पर क्या आ रहा है, -4, क्योंकि संख्या के साथ लिखते हैं ना बच्चा। और C1 की जगह पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये A1 B1 C1 आएंगे। अभी तुम लोग A2 B2 C2 ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो बच्चे, क्या आएगा। 8 नहीं है बच्चा, 9 है C2 की जगह, तो वो भी माइनस का 9। हाँ, अभी ठीक है, वेरी गुड। बाकी बचा A1 B1 C1 बता दिया मैंने, A2 B2 C2 जल्दी से ट्राई करोगे।
बच्चे जल्दी से आंसर करो। बच्चा A1 B1 C1 तो बता दिया, आपको A2 B2 C2 बताना है। ओके चलो देखते हैं क्या होगा। 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इसको कंपेयर करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 से, ठीक है। इसको कंपेयर करोगे बच्चा तो A2 क्या आ जाएगा 7, B2 क्या आ जाएगा 6 और C2 क्या आ जाएगा माइनस का 9, ठीक है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा देखते हैं कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो चिन्ह के साथ आए, ठीक है। ओके चलो A2 B2 C2 क्या बचे, दूसरे समीकरण के हमने क्या बताया था, अगर हमारे दो अलग अलग समीकरण होते हैं तो पहले वाले के जो कोफिशिएंट होते हैं उनको A1 A2 A2 C2 से प्रेजेंट, मतलब A1 B1 C1 से प्रेजेंट कर देते हैं और जो दूसरा वाला होता है उसको A2 B2 C2 से, ठीक है। वो है कोफिशिएंट A B C है, बस दो अलग अलग समीकरण के, पहले वाले समीकरण के दूसरे वाले समीकरण के, इसीलिए ऐसे लिखते हैं। ओके और कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो अभी हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मैंने कहा कि बताओ ये जो समीकरण युग में लिखा, समीकरण युग में लिखा है, क्या ये दो चर वाला बच्चे पीछे से शोर आ रहा है क्या मेरे? क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, यस या नो? अच्छा ओके ओके बच्चा एक सेकेंड। ओके ओके है या नहीं है, जल्दी से बताओ। दो चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है? नहीं है बच्चा, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे वाले आप उसमें देखोगे तो कितने चर दे रखे, 3 चर दे रखे। आप लोग गलत आंसर करो बच्चे। यहाँ भले ही दो, एक यहाँ पर भी देख लो एक ही चर दे रखा, ये एक चर का है, इसमें कितने चर है, 3 अलग अलग चर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कभी भी एक चर मतलब दो चर वाला समीकरण नहीं ही होगा। ओके
चलो अभी एक क्वेश्चन हम आपको उसमें हमें ये देखना होता है कितने प्रकार के चर उसमें दे रखे हैं। अगर एक प्रकार का तो वो एक चर वाला कहलाएगा, दो प्रकार के तो दो चर वाला कहलाएगा, तीन दिए तो तीन चर वाला। हमें क्या चाहिए था, हमको दो चर वाला चाहिए था। तो अगर दो चर वाला होता तो हम क्या कहते हैं कि हाँ वो है, मतलब सिर्फ उसमें दो चर आ रहे थे तो हाँ होता, और अगर नहीं आ रहे तो ना होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, आप उसका आंसर करोगे। दिया गया है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर दे रखा है 2x प्लस 4y माइनस 11 बराबर 0। ठीक है, तो बताओ ये क्या दो चर वाला सब एक समीकरण है या नहीं? बताओ बच्चे जल्दी से, क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है? मैम चैट सेक्शन ऑन कर दो। हमको ये देखना है क्या इसमें दो चर आ रहे हैं, क्या देखना है हमें, दो चर आ रहे हो उसमें तभी ही वो दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा, और अगर नहीं आ रहे तो नहीं। मैम चैट सेक्शन ऑन कर दो। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती से ऑफ कर दिया। अच्छा ओके बच्चे, तो हाँ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा यस है, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर भी दो चर आ रहे हैं, यहाँ पर भी दो चर आ रहे हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, यस आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, यस आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है बच्चा, इस वाले में कुछ डाउट है पूछ सकते हो, वरना फिर आगे मैम ये ओके वापस बच्चा। समझाओ। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं कि अगर हमने यहाँ देखा तो हमने क्या देखा कि दो चर पहले वाले समीकरण में भी आ रहे थे एक्स और वाई, दूसरे वाले में भी एक्स और वाई आ रहे थे, तो क्या होगा, वो दोनों चर आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो हमारा क्या कहलाएगा कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म है, और अगर दोनों में दो चर नहीं होते तो नहीं होता। ओके, तो इस तरह हमें करना होता है। समझ आ गया बच्चा?